नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑल स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास कितना है दोस्तों? देखो नेट हिस्ट्री का तो ये 73 है। अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो क्लास नंबर 6 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी लगातार हमारी क्लास को इतना प्यार दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा उद्देश्य है आपकी बार यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पार। तो आज का जो टॉपिक है वो है गुलाम वंश भाग 3 और टॉपिक है रजिया सुल्तान महमूद नसरुद्दीन महमूद बलबन वंश। दोस्तों मेरा नाम है देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पास जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, लाइक तो कर दिया करो, है ना, लाइक तो बनता है। अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप हमारी डेमो क्लास भी ले सको। दोस्तों अगर बात करें हमारे कोर्स प्राइस की तो 6 महीने का जो कोर्स प्राइस है वो 3000 रुपये है, 1 साल का कोर्स प्राइस 4000 रुपये है और 2 साल का कोर्स प्राइस 5000 रुपये है। ठीक है, अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 3000 रुपये का कोर्स प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले बता दूं आपको, अभी हमने ये 2 बुक लॉन्च की हैं, प्रैक्टिस सेट है दोनों ही, बहुत ही शानदार लेवल है इन दोनों का। ठीक है, भारतीय इतिहास और ये प्राचीन भारत का इतिहास है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, दोनों ही बहुत शानदार लेवल हैं। 2-3 दिन में हमारी एक तीसरी बुक आने वाली है, मध्यकालीन इतिहास चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देखो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो मध्यकाल से स्टार्ट होता है हिस्ट्री में, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आर्कियोलॉजी का अलग हो जाता है प्राचीन भारत में, और मध्य और आधुनिक का एक हो जाता है। तो हम आज कवर कर रहे हैं मध्यकाल को। ठीक है, तो मध्यकाल को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसका समय कितना था, देखो अगर बात करें मध्यकाल की तो मध्यकाल में भी हम सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक दिल्ली सल्तनत। ठीक है, भाग फर्स्ट है, यानी कि मध्यकालीन भारत का भाग फर्स्ट है ये। तो आइए देखते हैं जो गुलाम वंश था उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो उज्जैन से लेकर बंगाल और लाहौर तक फैला हुआ था। ठीक है, लाहौर तक फैला हुआ था। ठीक है जी, इतना ये साम्राज्य विस्तार था। अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए तो सबसे पहला था मामलूक राजवंश, यानी कि जो स्वतंत्र माता पिता हैं उनकी जो संतान आगे चलकर गुलाम बन गई। ठीक है, उन्होंने कोई राजवंश स्थापित कर लिया तो उसको बोला गया है मामलूक। ठीक है, डॉक्टर हबीबुल्लाह कहते हैं कि मिस्र में जो स्वतंत्र माता पिता थे उनकी जो संतानें आगे चलकर गुलाम बन गई और उन्होंने छोटा मोटा राज्य स्थापित कर लिया तो उनका राजवंश कहलाया मामलूक राजवंश। यह 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है खिलजी राजवंश और यह 1290 से लेकर 1320 तक सबसे कम चलता है ये। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा की तो सबसे ज़्यादा चलता है आपका तुगलक वंश। ठीक है,
तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 94। फिर आता है सैयद वंश, यह 1414 से लेकर 1451 तक चलता है, ठीक है। फिर आता है अफगान लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। दोस्तों अगर सवाल आ जाए कि सल्तनत काल में सबसे कम किस वंश ने शासन किया तो क्या बताओगे आप? खिलजी वंश ने किया। अगर ये आए कि सबसे ज़्यादा राज किसने किया, किस वंश ने किया, तो क्या लगाओगे? तुगलक राजवंश लगाओगे, याद रखिएगा। है ये सवाल कई बार आ चुका है। दो कितनी बढ़िया स्लाइड है। गुलाम वंश, जिसमें हमने कुतुबी वंश को पढ़ लिया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह थे। शमसी वंश को पढ़ेंगे, जिसका संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। फिर हम पढ़ेंगे बलबनी वंश को, ठीक है। तो आइए, मामलुक दोस्तों, जो मामलुक थे वो 3 पार्ट में डिवाइड थे, ठीक है। यानी कि पहला था कुतुबी राजवंश। कौन भला? कुतुबी राजवंश। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, ठीक है। कौन था ये? एक पुत्र था दूसरा इल्तुतमिश का, ठीक है, जो इल्तुतमिश के बाद सुल्तान बना, परंतु ये उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। उत्तराधिकारी बनाई गई थी रजिया। इल्तुतमिश में उत्तराधिकारी बनाया रजिया को, परंतु लोगों ने विद्रोह कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, इल्तुतमिश एवं खुदाबंदे शाहजहां तुर्का या शाह तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था, ठीक है। रुकनुद्दीन के जन्म के बाद शाह तुर्कान को शहंशाह की बेगम का दर्जा प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद को क्या हुआ था? उसके सब बच्चों में सर्वाधिक योग्य था, परंतु क्या हुआ? 1229 में उसका दोस्तों ऐसे में निधन हो गया। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? रजिया को बनाया, परंतु प्रांतीय सूबेदारों एवं शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को शासक बनवा दिया, ठीक है। उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। मिन्हाज के अनुसार उसमें 3 विशेषताएं थी। किसमें? रुकनुद्दीन फिरोज शाह में। पहला, सुंदर आकृति थी उसकी, ठीक है, सरल स्वभाव था और असीम उदारता थी। शाह तुर्कान एक तुर्कदासी थी। शाह तुर्कान एक तुर्कदासी थी जो विद्वानों एवं पवित्र जनों को बड़े बड़े दान दिया करती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि दोस्तों वह बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी थी, कुचक्री थी, ठीक है, बहुत बड़ी कुचक्री थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को अपने हाथ में नियंत्रण करने का प्रयास किया, ठीक है। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, कंट्रोल करने का प्रयास किया था। मिन्हाज के अनुसार फिरोज शाह नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर दोस्तों क्या सोने के चांदी के टंके जो है जो सिक्के थे वो लुटाता था लोग जनता में। लो भैया लूटो। मतलब कुछ ये पता नहीं था कि कहाँ से आएगा, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं था दोस्तों। सरकारी खजाने को वो नशे की हालत में और हाथी पर चढ़कर लुटाता था, ऐसे करके, ठीक है। फिरोज शाह नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टंके लुटाता था।
इसी समय कुछ प्रांतीय सूबेदारों ने क्या किया, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध में विद्रोह कर दिया और दिल्ली के शाही कोष को लूट लिया। ये भी आज का एग्जाम में। इसके बाद लाहौर के इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी एवं मुल्तान के इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कूची ने सम्मिलित होकर विद्रोह कर दिया। वजीर जुनैदी भी, वजीर कौन था दोस्तों? जुनैदी ये इल्तुतमिश का वजीर था। वजीर जुनैदी भी विद्रोह के समर्थन में आ गया। अतः विद्रोह को दबाने हेतु फिरोज शाह कोहराम गया और उसे वहाँ बंदी बना लिया गया दोस्तों, विद्रोह दबाने के लिए खुद बंदी बन गया। ठीक है। कुछ 6 माह 28 दिन के असफल शासन के बाद उसका वध कर दिया गया। इधर क्या हुआ दोस्तों, जब उसका वध कर दिया गया तो दिल्ली में रजिया सुल्तान जुमे शुक्रवार की नमाज के सामने लोगों के सामने उपस्थित होती है। क्या पहनकर? लाल वस्त्र पहनकर। लाल वस्त्र पहनकर दोस्तों क्या होती है? लाल वस्त्र पहनकर लोगों के सामने उपस्थित होती है और अपने पिता की आखिरी इच्छा जो थी कि भाई मेरे जो आखिरी इच्छा है, मेरी बेटी जी गद्दी पर बैठे, मेरी बेटी उत्तराधिकारी बनाई मैंने, इसलिए मेरी बेटी गद्दी पर बैठे, रजिया सुल्तान। तो लोगों को लगा कि भाई हाँ ये सही बात है और हमारे जो सुल्तान थे इल्तुतमिश बड़े प्यारे थे, उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तो उनकी आखिरी इच्छा को हमारा मानने का धर्म बनता है। ठीक है, माननी चाहिए। तो दोस्तों लोगों ने इसको रजिया सुल्तान मान लिया। ठीक है, अपना नेता मान लिया, अपना राजा मान लिया। इधर दिल्ली में रजिया ने शुक्रवार की नमाज के बाद लाल वस्त्र, देखो ये आ चुका है एग्जाम में, लाल वस्त्र जो उस समय न्याय की मांग करने वाला वस्त्र था, कोई भी लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग कर सकता था, पहनकर जनता के सम्मुख उपस्थित होती है और पिता की आखिरी इच्छा याद दिलाती है। दिल्ली की जनता ने उसे रजिया सुल्तान मानकर, ठीक है, क्या कर दिया? गद्दी पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान मानकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि वजीर जुनैदी उससे प्रसन्न नहीं था और क्या किया उसने, इसलिए इस समय उसने ही रजिया के शासनरोध का विरोध किया। जुनैदी विद्रोही का नेता था, बाद में वह सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। रजिया ने उसके बाद वजीर का पद ख्वाजा महबूबुद्दीन को दे दिया। तो अब बात करते हैं रजिया सुल्ताना की। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान की दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। ठीक है, आप ये देखिए लोगों के सामने लाल वस्त्र पहनकर उसने, दोस्तों ये मस्जिद है, जब लोग जुमे की नमाज पढ़ के बाहर आए तो ये जो है सामने खड़ी थी। ठीक है, और दोस्तों इसने लाल जो वस्त्र पहन रखा है, कहती है कि भाई मैं आपसे अपने पिता की आखिरी इच्छा याद दिलाती हूँ, उन्होंने मुझको उत्तराधिकारी बनाया था और अब मेरी बारी है, आप मुझे अपना नेता मान लीजिए। और लोगों ने दोस्तों भावना में बहकर इसको नेता मान लिया। क्या है रजिया सुल्तान और हफ्सी याकूब की प्रेम कहानी की सच्चाई? दोस्तों देखो, ये जो याकूब था ये इसको गोदी में लेकर जो है घोड़े पर बिठालता था, तो लोगों ने कहा था कि भाई ये जो है क्या है, ये जो है इसकी प्रेमिका है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। रजिया जन्म 1205 में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था? बदायूं में। ठीक है, वंश गुलाम वंश की थी। माता कुतुब बेगम थी। ठीक है, कुतुब निगार खान।
और पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश। राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 ईस्वी में। शासनकाल 1236 से 40 ईस्वी तक। उपाधि उम्दत उल निस्वा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने एक उपाधि धारण की, उम्दत उल निस्वा की। मृत्यु 25 दिसंबर 1240 को। कहाँ पर? कैथल में, हरियाणा कैथल में, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे भाई रजिया सुल्तान के जो पतन कारण थे वो भी क्या हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। तो पहले पढ़ते हैं रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। जन्म 1205 बदायूं में। उपाधि उम्दत उल निस्वा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसका पूरा नाम जलालात उल दिन रजिया था। जलालात उल दिन रजिया। संस्कृत शिलालेखों में उसे जलालुद्दीन कहा गया है। वह दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी। सुल्तान रजियत उल दुनिया बालदीन बिन्त अल सुल्तान के रूप में सिक्के ढाले गए। रजिया अपनी माँ तुर्कमान खातून कुतुब बेगम के साथ कुश्के फिरोज में, याद रखिएगा, कुश्के फिरोज हरा महल में रहती थी। ग्वालियर आक्रमण के अवसर पर इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का प्रभारी बनाया था। देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गया तो दिल्ली का दायित्व रजिया सुल्तान पर डाल गया और इसने जो है लगभग 2 साल तक दिल्ली का जो प्रशासन था बड़े अच्छी तरीके से निभाया। तो जब इल्तुतमिश वापस आया तो उसको बड़ा खुश हुआ और उसको क्या किया, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। उसने कहा कि मेरे जो बेटे हैं बड़े निकम्मे हैं, है ना, और वह शासन का दायित्व नहीं संभाल सकते। मेरी जो बेटी है रजिया वो बड़ी कड़क है, या कह सकते हैं दोस्तों भाई योग्य है ना। यह मेरे बाद मेरा जो प्रशासन है, शासन है, वो संभाल सकती है। इसलिए उसने क्या किया, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। अभियान से वापस आने पर इल्तुतमिश ने उसे अपने बेटों पर बलिदान देते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और संस्मारक टंके पर उसका नाम अपने नाम के साथ क्या करवाया, अंकित करवाया। ऐसा करने का कारण इल्तुतमिश स्वयं बताता है कि मेरे पुत्र भोग विलास में डूबे हुए हैं और कोई भी शासन करने के योग्य नहीं है। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि रजिया के समान शासन कोई अन्य नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर के निजामी के अनुसार रजिया का सुल्ताना बनना एक समझौता था। क्या दोस्तों, समझौता, क्योंकि उसने दिल्ली के नागरिकों से वादा किया कि यदि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरूं तो मुझे हटा देना। यदि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरूंगी तो मुझे हटा देना। इसी समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की जनता ने सुल्तान बनाने में भाग लिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिनासराज के अनुसार लखनौती से देवल तक सारे मलिक एवं अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। वह शुद्ध फरिश्ता लिखता है कि वह शुद्ध उच्चारण से कुरान का पाठ करती थी तथा अपने पिता के जीवन काल से शासन कार्य करती थी। आगे बढ़ते हैं। रजिया के काल में तुर्क नूरुद्दीन नूर तुर्क के नेतृत्व में करामातियों एवं अहमदिया संप्रदाय वालों ने मस्जिद में विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया। निजामुद्दीन औलिया ने नूर तुर्क के विषय में कहा है कि वह प्रतिदिन एक तांबे के सिक्के पर अपना जीवन यापन करते थे जो उन्हें उनका मुक्त दास
दिया करता था। नूर तुर्क वर्षा के पानी की तरह भी, वर्षा के पानी से भी अधिक शुद्ध थे। किसने कहा ये बात? निजामुद्दीन औलिया ने कही ये बात। 1238 में गजनी और बमियान के ख्वारिज़्म सूबेदार मलिक हसन कारलूग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी, किंतु रजिया ने उसे बरन बुलंदशहर की आय देने का वादा किया तो किया, लेकिन सैनिक सहायता देने से इनकार कर मंगोल आक्रमण से अपना राज्य को बचा लिया। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? हाँ, लाल वस्त्र, लाल वस्त्र मतलब कोई कपड़ा था, लाल वस्त्र उस समय जो है, हाँ लाल वस्त्र, लाल वस्त्र जो है शुक्रवार की नमाज को जब लोग नमाज पढ़कर बाहर निकले तो उसने उनके सामने जो है क्या किया, प्रेजेंट हो गई, कहने लगी कि भाई अब राजा कोई नहीं है, मुझको राजा बना दीजिए, क्योंकि मेरे पिता की जो आखिरी इच्छा थी वो मुझे राजा बनाने की थी और उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिया ने ख्वाजा मुआवजुद्दीन को निजाम मुल्क की उपाधि के साथ वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुक खां की उपाधि के साथ सेना का प्रधान, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर तथा मलिक इजुद्दीन कबीर खां अयाज को लाहौर की सूबेदारी दे दी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह महोदय के अनुसार नायब लश्कर का पद रजिया ने शुरू किया था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नायब लश्कर का पद जो रजिया ने शुरू किया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। रजिया ने प्रथम अभियान जो किया वो रणथंबोर पर किया। ये बहुत मजबूत किला था। ठीक है, लगभग 70 से 80 शासक जो थे वो वापस लौट गए थे। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर पर हमला किया गया, हालांकि दोनों अभियान असफल रहे। रजिया के समय से ही राजतंत्र एवं चालीसा का संघर्ष प्रारंभ हो गया। चालीसा कौन था? इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 गुलाम जो थे, जो वफादार गुलाम थे, उनका एक क्या बना गया दोस्तों? क्या बना गया? दल बनाया गया, है ना, दल बनाया गया। उसमें 40 वफादार गुलाम थे, इसमें बलवन भी था। अब उनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ? चालीसा का संघर्ष प्रारंभ हो गया। रजिया ने शासन में तुर्की गुलाम सरदारों के एक अधिकारों को खत्म करने हेतु एक अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर का पद दिया गया। देखो उसने क्योंकि जो तुर्क थे उनका कब्जा था, वही तुर्क मतलब अमीर, है ना, उनका शासन पर कब्जा था और जो जिसको चाहे उसको राजा बना देते थे। ठीक है, तो क्या किया उसने? रजिया ने शासन में तुर्की गुलाम सरदारों के एक अधिकारों को खत्म करने हेतु एक अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को, जिसके बारे में कहते हैं कि भाई ये जो है इसका आशिक था, है ना, को अमीर आखूर का पद दिया। आखुर का मतलब क्या है? अश्वशाला, जहाँ पर घोड़े रहते हैं, ना, शाही था। याकूत की इस पद पर नियुक्ति से तुर्क अधिकारी अप्रसन्न हुए, क्योंकि वह एक अबिसिनियाई हबशी था। वास्तव में रजिया तुर्क अमीरों के समांतर गैर तुर्क को रखना चाहती थी, गैर तुर्क को, और उनका एक गुट बनाना चाहती थी। ठीक है, याकूत की नियुक्ति इसी नीति का अंग था जिसके तुर्क सरदार विरोधी थे। मिनहाज तो नहीं, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इन दोनों के बीच
अनुचित प्रेम संबंधों का आरोप लगाया है। इब्न बतूता के अनुसार अबिसिनियन के प्रति उसका चाव अपराधात्मक था। फरिश्ता के अनुसार जब रजिया घोड़े पर बैठती थी, ठीक है, तो जो याकूत था उसको गोदी में बिठाकर घोड़े पर बिठाता था, तब याकूत उसे बाहों से उठाकर बाहों में भरकर घोड़े पर बिठाता था। इसामी सलाह देता है कि रजिया को शासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कहता है? इसामी कहता है। इसामी कहता है, ठीक है। देखो ये जो कथन है ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखिए दोस्तों, हैं? याद रखोगे? ठीक है, याद रखना, नोट करते रहो, ठीक है। पीडीएफ ऐप पर मिलेगी है, और चाहिए पीडीएफ वगैरह तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। हाँ, रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर, देखो जो रजिया थी उसने क्या किया, शासन बनने के बाद में महिलाओं के वस्त्रों को त्याग दिया। अब उसने सरदारों वाले, बादशाह वाले जो है कपड़े पहनने शुरू कर दिए। रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र, कबा, कुर्ता एवं कुला परिधान करने लगी। भारतीय परंपरा के अनुसार रजिया ने राजकीय छत्र रॉयल अम्ब्रेला रखने की शुरुआत की, ये इम्पोर्टेंट है। इस्लामी के अनुसार वह महिला अंगरक्षकों के साथ जिस शासन पर बैठती थी उसके तथा दरबारियों की मध्य दोस्तों क्या था, एक पर्दा था, है ना, पर्दा, दरबारियों के बीच एक पर्दा पड़ रहता था। मिनहाज के अनुसार रजिया के गुणों की प्रशंसा, मिनहाज ने रजिया के गुणों की प्रशंसा की है। उसके अनुसार वह राज्य का कल्याण करने वाली एक महान योद्धा थी। उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन वह आगे भी कहता है, क्या कहता है दोस्तों, वह इसकी बुराई करता है। आगे क्या कहता है कि ये गुण उसके किस काम के, जब वह स्त्री के रूप में पैदा हुई है। ठीक है, ये कई बार आ चुका एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका नारित्व भी उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता है ना। लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि रजिया में सासकोचित गुणों का अभाव नहीं था। उसके पतन का मूल कारण तो तुर्क अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा, क्योंकि जो तुर्क थे, वो गुलाम जो तुर्क थे, वो आपस में उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। क्योंकि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और इल्तुतमिश भी गुलाम था। जब ये दोनों सुल्तान बन सकते हैं तो 40 जो गुलाम सरदार थे, 40 के सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि भाई जब वो गुलाम थे, वो सुल्तान बन गए, तो हम क्यों नहीं बन सकते। अब क्या हुआ, इनकी महत्वाकांक्षा जागरूक हो गई, बढ़ गई इनकी, क्योंकि रजिया के सुल्तान बनने में उनका कोई योगदान नहीं था। हबीबुल्लाह का कथन उचित है कि रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। दूसरे यह भी महत्वपूर्ण है कि ये तुर्क सरदार दिल्ली में रजिया को अपदस्थ नहीं कर सकते थे, क्योंकि रजिया को क्या था, दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त था। इसलिए उन्होंने विद्रोह के माध्यम से उसे दिल्ली के बाहर निकाला। षड्यंत्रकारियों का मुख्य नेता कौन था? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था, जिसे रजिया ने अमीर हाजिब बनाया था। अल्तुनिया एवं कबीर खां अन्य महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारियों थे। ठीक है, रजिया के पतन में मुख्य योगदान ऐतगीन एवं अल्तुनिया का था। और दोस्तों बाद में अल्तुनिया से ही इसकी शादी होती है, शादी कर लेती है अल्तुनिया से। अल्तुनिया को उसने भटिंडा का सूबेदार बनाया था। अब क्या होता है, पहला विद्रोह लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां
जिसे 1000 मर्दा कहा जाता था ने किया। दूसरा विद्रोह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने किया। उसने याकूत को मार दिया, जो रजिया सुल्तान को घोड़े पर जो बैठाता था उसको मार दिया, और मरवा कर क्या कर दिया, रजिया को तवर हिंद में कैद कर दिया। इधर दिल्ली में बहराम शाह को शासक बनाया गया, बहराम शाह, ठीक है। फिर मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, ये 3 लगातार बनते हैं बलबन से पहले। बहराम शाह ने नायब ए ममालिकात, ये इंपोर्टेंट है, नायब ए ममालिकात, नायब ए ममालिकात का एक नया पद का निर्माण किया। इस पद को धारण करने वाला पहला व्यक्ति एतगीन था, जो कि इस समय विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहा था। रजिया को जब इस घटना की जानकारी हुई तो क्या हुआ दोस्तों, उसने अपने स्त्रीयोचित गुणों से लाभ उठाते हुए अपने बचपन के साथी अल्तुनिया से शादी कर ली। और देखो ये महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारी था और इससे इसने शादी कर ली। देखो कितनी बड़ी कमाल की बात है। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अभियान किया, परंतु वे दोनों दिल्ली की संयुक्त सेना से हार गए। अक्टूबर 1240 में कैथल, हरियाणा के कैथल में डकैतों ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी मिन्हाज के अनुसार, और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अंत हो गया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सत्ता पर काबिज होता है मुजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है, 1240 से 42 ईस्वी, 40 से 42 ईस्वी। चालीस से 42 ईस्वी बहराम शाह का सत्ता में आना तुर्की गुलाम सरदारों की बढ़ती शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि देखो जो रजिया सुल्तान तुर्की गुलामों की शक्ति को कम कर रही थी और उन्होंने ही षड्यंत्र के द्वारा उसको मरवा दिया, तो भाई ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो कि गुलाम सरदारों की ये विजय थी, ठीक है। तुर्की अधिकारियों ने नायब ममालिकात उप सुल्तान के पद का सृजन किया और बहराम शाह को इस शर्त पर शासन में बैठाया कि वह जनता और शासन के संपूर्ण अधिकार नायब को सौंप देगा, ठीक है। इस समय से सत्ता के 3 दावेदार हो गए। कौन कौन? सुल्तान, नायब एतगीन एवं वजीर मुजाबुद्दीन, ठीक है। एतगीन ने इल्तुतमिश की पुत्र से विवाह कर लिया। उसने अपने द्वार पर शाही प्रतीक नौबत, नगाड़ा एवं हाथी रखवाना शुरू कर दिया। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एतगीन ने बहराम शाह शासन करना चाहता था, इसलिए उसने नायब एतगीन का पद करवा दिया, लेकिन फिर भी वह संपूर्ण शक्ति नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि नायब का पद किसी भी को नहीं दिया गया था। दरअसल अमीर हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी ने उन सारे अधिकारों का संकेतन स्वयं में कर लिया जो कि अब तक नायब को प्राप्त थे। बहराम शाह ने इसे और मिहिर के काजी को मरवा दिया। इसी समय वजीर ने बहराम शाह को मारने का षड्यंत्र किया, ठीक है। वजीर ने उसे यह अवसर 1241 में मंगोल ताहिर बहादुर के लाहौर पर किए गए आक्रमण से मिल जाता है। ताहिर बहादुर ने
लाहौर को बर्बाद कर दिया। लाहौर का मंगोलों के द्वारा पतन बैराम शाह के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। लाहौर की सुरक्षा हेतु सुल्तान ने जो सेना भेजी थी उसके साथ मुआवजुद्दीन भी गया था। मार्ग में उसने तुर्की सरदारों को भड़काकर अपने में मिला लिया, अतः वे मंगोलों से न लड़ सके और आपस में दिल्ली आकर बैराम शाह का वध कर दिया। उसने कुल 2 वर्ष 1 माह और 15 दिन तक राज किया था। अब कौन बनता है शासन दोस्तों? अब बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह बैराम शाह के बाद में। यह 42 से 46 तक बनता है, 42 से 46 तक बनता है। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर मुस्लिम का नाम अंकित हुआ है। इसने सुल्तान बनने से पूर्व तुर्की सरदारों से यह वादा किया कि वह सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि नायब करेगा। नायब कौन? उप सुल्तान। नायब का पद मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया गया। तुर्क सरदारों ने वजीर मुआवजुद्दीन, जो कि ताजिक था और जिसके पास इस समय वास्तविक सत्ता थी, को हटाकर अबू बकर को वजीर बना दिया। इसी समय इज्जुद्दीन किस्लू खां उर्फ बलबन बुजुर्ग, ज्येष्ठ बलबन यानी कि बलबन का बड़ा भाई कौन? किस्लू खां। याद रखिए दोस्तों, ये बलबन जो था, जो उलुग खां की उपाधि के साथ में गद्दी पर बैठता है आगे चलकर, ये जो किस्लू खां है ये बलबन का भाई था। इसलिए मलिक इज्जुद्दीन किस्लू खां उर्फ बलबन बुजुर्ग, ज्येष्ठ बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के महल पर अधिकार कर लिया। लेकिन अमीर राजवंश में परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, इसलिए नागौर की एकता के बदले किस्लू खां ने शासन पर से अपना दावा वापस ले लिया। तुर्की सरदारों ने बलबन को अमीर हाजिब का पद दिया। वास्तव में यही काल बलबन की शक्ति का निर्माण का काल है। एक मलिक जो खान बना, फिर सुल्तान बना, फिर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहीं से उभरनी शुरू हुई। बलबन ने अफवाह फैला दी कि राजपूतों मंगोलों का दिल्ली पर हमला होने वाला है। इस तरह तुर्की सरदारों का ध्यान राजपूत एवं मंगोलों की तरफ लगा दिया और खुद नसरुद्दीन एवं उसकी मां के साथ मसूद शाह को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अमीर यह स्वीकार करते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज दिल्ली के तख्त पर बैठे, परंतु वे यह भी चाहते थे कि सारी शक्तियां एवं अधिकार उनके हाथ में रहे। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। 4 वर्ष 1 माह 1 दिन के शासनकाल के पश्चात अलाउद्दीन मसूद की मृत्यु कारागार में हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाम वंश का, यानी कि जो शमसी वंश था। शमसी वंश का अंतिम जो शासक था नसरुद्दीन महमूद था। ये कौन था? इल्तुतमिश का पोता, बेटे का बेटा था ये, और 1246 से 1266 तक गद्दी पर बैठता है। इसकी कुछ खास बातें हैं, देखो। तबकात नासरी नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है, हसन निजामी की, ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो स्त्री वेश में दिल्ली आया था। पूरे विश्व इतिहास में बाप और बेटे का एक ही नाम नसरुद्दीन महमूद।
यानी कि दोस्तों जो नसरुद्दीन महमूद था वो इल्तुतमिश का बेटा था। जब उसकी मृत्यु 1229 में हो गई तो इल्तुतमिश ने उसके बेटे का नाम भी नसरुद्दीन महमूद रखवा दिया ताकि बेटे की याद को ताज़ा कर सके, याद में। ठीक है। धर्मभीरू था, सुंदर लिखावट, कुरान की प्रतियां बेचकर आय कमाता था। पहली बार एक भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रेहान को वकीलदार या नायब का पद मिला। ठीक है, समझ रहे भाई? हैं? देखो ऐसा है कि अभी हम थ्योरी करा रहे हैं। ठीक है, बस जितने भी हैं अभी हम थ्योरी करा रहे हैं, और थ्योरी के बाद में याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना, थ्योरी के बाद में जैसे ही गुलाम वंश की थ्योरी खत्म होगी तो तुरंत जो है लगभग 300-400 सवालों का टेस्ट होगा, याद रखना, और उसमें फ़ाइन भी होगा। जो 50 सवालों से नीचे लाएगा उस पर 10 रुपये का फ़ाइन है। देखो याद रखना, मैं पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करता, चाहे आज छोड़ जाओ चाहे कल छोड़ जाओ। अगर हमें दोस्तों मैं पूरी देखो बच्चों, मैं तुम्हें थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ये मानो कि आप बिल्कुल बुक पढ़ रहे हो। देखो यहाँ खड़े होकर देखो, खड़े होकर पढ़ा कर देखो कितना गला दुखता है, कितनी देर तक बोलता हूँ मैं, 2 घंटे 3 घंटे बोलता हूँ मैं लगातार। तो देखो ऐसा है कि जैसी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको याद भी होना चाहिए, है ना। और याद होगा तो टेस्ट में पास हो गए, टेस्ट में पास हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस जो होगा, जो बढ़ेगा आपका, वो आपका एग्ज़ाम क्रैक कराएगा कल वो, याद रखिएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया पहले, फिर लगातार 4-5 बार नेट जेआरएफ किया मैंने। ठीक है, तो ये देखो ट्रिक होती है। और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, पैसे को खेल नहीं है भाई। कुछ पढ़ोगे लिखोगे तभी तो कॉन्फिडेंट बनोगे, है ना। तो थ्योरी को ढंग से कवर कर लो, आप हर एक कहानी को कवर कर लो। देखो कितनी बड़ी स्लाइड है, इसको याद रखो। आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन महमूद कब बना ये? 1240 से 1265 ईस्वी। देखो इसकी उपाधि क्या थी? दरवेश, दरवेश की थी, क्योंकि ये सूफी सुल्तानों की तरह कपड़े पहनता था, बिल्कुल उदार व्यक्ति था ये। मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन कहा है। उसने अपनी पुस्तक तबकात नासरी, मिन्हाज सिराज ने, ठीक है, तबकात नासरी अपने श्री आसदाता को समर्पित की। ये भी आ चुका एग्जाम में कई बार, याद रखिएगा। नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। वह इल्तुतमिश का पोता था, पौत्र था। मिन्हाज नसरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र बताता है। वास्तव में नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र न होकर उसका पौत्र था। उसका जन्म इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु 1229 के उपरांत हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने पौत्र को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम एवं उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश ने अपने पौत्र को, अपने पोते को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम एवं उपाधि प्रदान की। महत्वपूर्ण है कि इसी पौत्र को जीवन पर्यंत इल्तुतमिश का पुत्र समझा जाता रहा, है ना। क्योंकि इल्तुतमिश की यही इच्छा थी कि भाई मेरे बेटे को, जो नाम था नसरुद्दीन महमूद, जो सबसे मेरा प्रिय था, जो योग्य था, उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो बेटा होगा उसका नाम भी उसी के नाम पर रखा जाएगा, ताकि मुझे ये नहीं लगे कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया है। मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद के प्रथम 15 वर्षों की घटनाओं का वर्णन
वर्षानुसार किया है। मिन्हाज के अनुसार उसे किसे उसे उसकी माता के साथ लोनी नगर भेज दिया गया। वहीं नसरुद्दीन का पालन पोषण हुआ। लोनी कहाँ है? ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। नसरुद्दीन को अपनी माता के साथ महिला के छद्म वेश में गुप्त रूप से लोनी, दिन में पालकी में तथा रात में बुर्का पहनकर घोड़े पर यात्रा कर दिल्ली लाया गया। भाई स्टार्टिंग में बताया हमने कि पहला सुल्तान था जिसको दिल्ली महिलाओं के भेष में लाया गया, जहाँ षड्यंत्रकारियों ने 17 वर्षीय नसरुद्दीन को कैसरे संज में सुल्तान बना दिया। इशामी के अनुसार वह एक अच्छा सुलेखक था, यानी कि लिखने वाला था, उसकी लिखाई अच्छी थी और धर्मपरायण व्यक्ति था। कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर जो आय होती थी उससे जो पेट पालता था, अपना खर्च चलाता था। इसकी पत्नी स्वयं भोजन बनाती थी क्योंकि घर में दासी नहीं थी। खुद नसरुद्दीन का कहना था कि मैं राज्य के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता, मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूँ। इसामी कहता है कि वह बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ और न ही पैर हिलाता था, ठीक है, और न ही पानी पीता और न सोता और न उठता था। राजा महल में रहता था और बलबन साम्राज्य प्रशासन करता था। बलबन कौन है दोस्तों? ये बलबन है, छोटा बलबन। इसी सुल्तान के काल में मंगोल हलाकू के दूत 1260 में दिल्ली आए, ठीक है। हलाकू ईरान का मंगोल इल्खान था, ठीक है, मंगोल इल्खान खाता। हलाकू ने दंड की चेतावनी देते हुए अपने उत्तराधिकारियों को भारत पर आक्रमण न करने का निर्देश दिया। लगभग इसी समय रूस के स्वर्णिम जत्थे के प्रधान बरका खान, जो मंगोलों में सर्वाधिक शक्तिशाली था और जिसकी हलाकू के साथ घोर शत्रुता थी, का भी एक दूत दिल्ली आया। मिन्हाज के अनुसार 1260 में इज़्ज़ुद्दीन किसलू खां हलाकू के दरबार में लौट आया था। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। मिन्हाज के अनुसार उसके शासन के दूसरे वर्ष 1247-48 में तलसंदा दुर्ग के साथ हिंदू राजा मलकी पर विजय प्राप्त हुई। मिन्हाज के अनुसार इसी अभियान पर उसने एक काव्य नसरी नामा की रचना की थी। इस समय तुर्की सरदारों का नेता बलबन था। बलबन ने इस सुल्तान के शासन का शुभारंभ पंजाब में खोखरों एवं मंगोलों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करके किया था। ये इम्पोर्टेंट है। उसने 1249 में अपनी पुत्र हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। नसरुद्दीन महमूद कौन था उस समय? सुल्तान था। नसरुद्दीन यह जानता था कि जिन सुल्तानों ने तुर्की सरदारों का विरोध किया उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में 4 सुल्तान बनाए गए। उसने स्वतः समस्त शक्ति चालीसा की नेता बलबन को सौंप दी। यानी कि जो चालीसा दल था उसका नेता कौन था? बलबन था। नसरुद्दीन ने बलबन को नायब यानी कि उप सुल्तान एवं उलुग खां की उपाधि, उलुग मतलब महान खान की उपाधि, उसे उलुग खां की उपाधि संवत 1249-46 में मंगोलों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने के कारण मिली थी।
लेकिन बलबन के समक्ष चुनौतियां और भी थी, क्योंकि इसी समय उसके 3 विरोधी उभरते हैं। कौन कौन? अमीर हाजिब किशलू खां, उसका बड़ा भाई, उच्च एवं मुल्तान का सूबेदार कुतलुक खां, जो कि बलबन का मुख्य प्रतिद्वंदी था, और वकीलेदार इमादुद्दीन रिहान किशलू खां हिंदुस्तानी दल, वे भारतीय जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, वो नवीन मुसलमान कहलाए, ठीक है, का नेता था। रिहान चालीसा का सदस्य नहीं था। उसने सुल्तान की मां के साथ मिलकर शासन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और कर भी लिया। यह इसी का परिणाम था कि बलबन से नायब का पद छीन लिया गया और उसे हांसी फिर नागौर भेज दिया गया। नागौर बलबन के भाई शेर खां से भटिंडा एवं मुल्तान की इख्तियारी वापस ले ली गई। इतिहासकार मिन्हाज, जो कि चालीसा का वरिष्ठ एवं जोशीला सदस्य था, इस समय मुख्य काजी के पद पर था, से हटाकर शमसुद्दीन बहराइच को मुख्य काजी बनाया गया। वजीर का पद मोहम्मद निजाम जुनैदी को दिया गया। ये बातें 1253 की हैं। इधर बलबन ने भटिंडा एवं नागौर में अपने समर्थकों को एकत्र कर दिल्ली की ओर बढ़ा, लेकिन सुनामा में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने रिहान का साथ छोड़कर बलबन से समझौता कर लिया। 1255 में मिन्हाज को साम्राज्य का पूर्ण मुख्य क्या बनाया गया? काजी नियुक्त किया गया। किसको दोस्तों? मिन्हाज राज को। उसे दिल्ली की न्याय व्यवस्था का तीसरी बार अधिकारी बनाया गया था। रेहान को बंदी बनाकर बदायूं लाया जाता है, फिर उसे बहराइच भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। रेहान कौन था? एक भारतीय मुसलमान था। यह भारतीय मुसलमानों का शासन सत्ता प्राप्त करने का पहला प्रयत्न था, जो कि असफल रहा। आखिर क्यों? तो तुर्की दल वाले भारतीय मुसलमानों के, जो तुर्की थे, जो विदेशी मुसलमान थे, तो तुर्की दल वाले भारतीय मुसलमानों के प्रति उतने ही उदासीन थे जितने हिंदुओं के प्रति थे। ठीक है। 1265 में सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर इतिहासकारों में मतक्य नहीं है। बरनी की तारीखें फरोशाही तो इस विषय पर मौन ही है। तारीख मोरशाही का लेखक याहिया बिन अहमद के अनुसार बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसामी, फरिश्ता एवं इब्न बतूता ने इसके लिए बलबन को जिम्मेदार ठहराया। इसामी के अनुसार ससुर ने दामाद को विष मतलब जहर देकर मार दिया। अब दोस्तों मामलूक वंश का प्रथम राजवंश खत्म हुआ। ठीक है। दूसरा राजवंश खत्म हुआ। अब बचा तीसरा राजवंश, यानी कि बलबनी राजवंश। इसमें गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स और कैकुबाद वगैरह आते हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं बलबनी राजवंश। गयासुद्दीन बलबन शासनकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन, जाति इलबारी जनजाति का तुर्क था। जन्म 1207 में, राज्याभिषेक 1266 में, मृत्यु 87 में। और उपाधियाँ क्या थी दोस्तों? उलुग खान, महान खान, जिले लाही, गयासुद्दीन, न्यायत एक खुदाई, खुदा का प्रतिबिंब। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और चालीसा का एक सदस्य था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौहे एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है। लौहे एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की
मृत्यु के बाद इसका दरबार दो गुट में बट गया। पहला गुट दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन कैकुबाद सुल्तान बनेगा, और दूसरा गुट क्या चाह रहा था, वजीर हसन बसरी यह कैखुसरो सुल्तान बनेगा। ये तो बात की बात है। ये सिक्के हैं जो बलबन सिक्के हैं, जो बलबन ने चलाए थे, ठीक है। ये बलबन के सिक्के हैं दोस्तों, ठीक है। बलबन के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए इसने, सोने के। ठीक है। आइए बलबन की जो फैमिली थी उसको देखते हैं। बलबन की फैमिली, बलबन की जो मृत्यु हुई वो 1287 में हुई। इसके दो बेटे थे। पहला था मोहम्मद, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी, उससे पहले 1285 में, और दूसरा था बुगरा खान, ठीक है। ये बंगाल का गवर्नर था। अब जो मोहम्मद था महमूद, ठीक है, इसका बेटा था कैखुसरो, किल्ड आफ्टर बलबन्स डेथ इन 1287 में, यानी कि कैखुसरो को भी 1287 में मार दिया गया। उसके बाद में कैकुबाद ये दिल्ली का सुल्तान बनता है 1289 तक, ठीक है। आइए बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। पूरा नाम बहाउद्दीन, जाति इल्बारी तुर्क। दोस्तों आप ये जो पढ़ रहे हैं, आप ये मानिए कि एक दरोगा किसी से पूछता है, बता भाई तेरी जाति क्या है, नाम क्या है, बाप का नाम, माँ का नाम। तो सनी देओल की एक फिल्म है दोस्तों, उससे सनी देओल से पूछता है कि भाई बता तेरा नाम। कहता है मेरा नाम ये है, बाप का नाम, माँ का नाम। तो कहता है मालूम नहीं। आपका नाम था, मालूम नहीं। तो जब दोस्तों कहता है, मतलब बहुत गुस्सा करता है, उसकी कहानी बड़ी अच्छी लगती है। उपनाम बलबन खुर्द, कनिष्क बलबन, ये छोटा बलबन था। उपाधि यशुद्दीन, जब सुल्तान बना तब उपाधि धारण की थी। उलुग खां, महान खान, नियामत खुदाई, जिल्ले इलाही, संस्थापक बलबनी वंश या द्वितीय इल्बारी वंश का। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद था। कौन था? कैकुबाद। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल, क्योंकि इसने जो अमीर सरदार थे और जो 40 लाख के गुलाम थे उनको खुफिया तरीके से जहर देकर मरवा दिया। इसलिए बर्नी क्या कहता है इसको? खुफिया कातिल कहता है, जनता का पिता कहता है, और नायक का क्या है? पालम बावली शिलालेख, याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है। पालम बावली, दिल्ली में पालम है, पालम में बावली है, तो पालम बावली शिलालेख 1281 के रचनाकार योगेश्वर पंडित थे। इस लेख में वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न कर रहा है। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। इब्न बतूता बुखारा के साधु के किस्से से बलबन के चरित्र, ठीक है, पर प्रकाश डालता है। साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद बलबन ने अनार खरीदकर उसे दिया और बदले में साधु से हिंदुस्तान का राजा होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मिन्हाज के अनुसार बलबन के दादाजी 10 सहस्त्र खानों के ऊपर महान खान थे। बचपन में बलबन और उसके भाई किशलू
खां को मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगोलों ने उनको बगदाद में दास व्यापारी जलालुद्दीन बसरे के हाथों बेच दिया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात 1232 में दिल्ली के बाजार में उनको खरीद लिया, तभी दोनों भाई पुनः आपस में मिल सके। इशामी के अनुसार इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर दोस्तों क्या था, उसके चेहरे पर एक दुष्ट महत्वाकांक्षा थी। लेकिन वजीर जुनैदी ने इल्तुतमिश की ओर से उसे खरीद लिया और इल्तुतमिश ने उसे भाग्य का निर्णय समझकर स्वीकार कर लिया। इब्न बतूता का कथन है कि बलबन की क्रूरता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से मना कर दिया था, परंतु बलबन के कहने पर कि 99 दास अपने लिए तो एक मुझे ईश्वर के लिए खरीद लो, अतः उसे खरीद कर सक्का मतलब भिस्ती मतलब पानी छिड़कने वाला, राजमहलों में पानी लाने वाला या छिड़कने वाला कार्य सौंपा गया। इल्तुतमिश ने बलबन को खासतार अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया और चालीसा का सदस्य बनाया। रजिया ने उसे अमीर शिकार, बहराम शाह ने अमीर आखूर, मसूद शाह ने अमीर हाजिब, नसरुद्दीन महमूद ने नायब उप सुल्तान का पद दिया। बलबन ने कुल 7 पदों पर कार्य करते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया था। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से कार्य किया तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में कार्य किया। कुल 40 वर्ष तक उसने दोस्तों मौज मारी। वर्णी के अनुसार मलिक से बलबन खान बना, खान से सुल्तान बना। प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राशि वस्त्र सिल दिए थे। मिन्हाज के अनुसार अल्लाह ने तय कर दिया था कि उलुग खां अन्य व्यक्ति से महान होगा। जैसे जैसे उसके विरोधियों की ईर्ष्या बढ़ती गई, उसकी सत्ता रूपी देवदारू भी की खुशबू भी समय के साथ में फैलती गई। 1266 ईस्वी से ही बलबन राज्य का वास्तविक शासक था, यानी कि नायब था, उप सुल्तान था। यद्यपि नायब ए मामलिकात एवं उलुग खां की उपाधि उसे 1249 में मिली थी। अमीर खुर्द ने शीरुल औलिया में नसरुद्दीन के काल में उलुग खां एवं बाबा फरीद की अजोधन में भेंट का वर्णन करते हुए कहा है कि उन दिनों उलुग खां की सुल्तान बनने की तीव्र आकांक्षा थी। फरिश्ता के अनुसार बलबन ने खुलेआम या गुप्त षड्यंत्र से इल्तुतमिश के वंशजों को, जिन्हें वह शासन के लिए विरोधी समझता था, मार डाला। बलबन ने सुल्तान के सम्मान के प्रतीक छत्र का प्रयोग नसरुद्दीन के समय में ही आरंभ कर दिया था। ठीक है, नसरुद्दीन के जीवन काल में उसे प्राय सुल्तान के रूप में संबोधित किया जाता है। यही कारण है कि मिन्हाज बलबन को सुल्तान तथा नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान नुसरातीन कहकर संबोधित करता है। तो फ्रेंड्स देखो, बलबन की जो समस्याएं थी उनको देखते हैं। समस्याएं, बलबन की समस्याएं, ठीक है। समस्याएं, बलबन के सम्मुख मेवातियों, कटेहरों, मंगोलों, बंगाल की समस्या तो थी, साथ ही उसे राजतंत्र की शक्ति
एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी करना था, क्योंकि चालीसा ने सुल्तान के पद को महत्वहीन बना दिया था। बर्नी के शब्दों में शासन शक्ति का भय जो सभी उत्तम शासन का आधार होती है, लोगों के हृदय से निकल चुका था। देश की अवस्था बुरी हो गई थी, इसलिए इस समय एक बलशाली अनियंत्रित शासक डिक्टेटर किंग की आवश्यकता थी, जो कैसा हो, तानाशाही हो। कार्लाइल के अनुसार उसके शासनारोहण के समय समस्या इतनी विकट थी कि केवल गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र से दूर नहीं की जा सकती थी। इशामी के अनुसार जब उलुग खां शासनारूढ़ हुआ तो अधिकारियों की कमर टूट गई। वे सब बिना किसी तर्क या वाद विवाद के उसके अधीन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब उसने दोस्तों समस्याओं का हल किया, जैसे कि मेव कटेहरों, ठीक है, मेव कटेहरों। कभी कभी क्रम भी पूछता है कि भाई समस्याओं को हल उसने किस क्रम में किया। तो सबसे पहले मेव, फिर कटेहरों एवं बुंदेलखंडों के लोगों का विद्रोह जो हुआ था उसको उसने कैसे शांत किया। मेव जनजातियों का दिल्ली के दोआब में आतंक था, ठीक है। बर्नी कहता है कि इनके डर से शाम होने से पहले लोग जो है अपने दरवाजे को बंद कर लेते थे। इनके डर से शाम होने से पहले ही दिल्ली के हर घर के फाटक बंद हो जाते थे। यही कारण है कि शासन पर बैठते ही सर्वप्रथम बलबन ने 1267 में मेवों का दमन किया, फिर अवध दोआब के विद्रोह को दबाया, उसके बाद कटेहरों को शांत किया। एक मेव, ठीक है, दूसरा अवध, ये क्रम है। अवध का विद्रोह दबाया और तीसरा कटेहर, ठीक है, कटेहर। तो याद रखिएगा ये सवाल आ चुका है। गोपालगिरी में किला बनवाया और उसमें अफगानों की नियुक्ति की। दिल्ली के चारों कोनों पर दोस्तों क्या किया, दिल्ली के चारों कोनों पर क्या बनाया, 4 किले बनवाए, जिसमें भोजपुर, पटियाली, कामपिल्ले और जलाली में 4 किले बनवाए और यहाँ अफगान अधिकारियों की नियुक्ति की। बर्नी लिखता है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप तब से सड़कें डाकों से मुक्त हो गईं। इसके पश्चात बलबन ने जूद पर्वतमाला साल्ट रेंज में अभियान कर विद्रोहियों का दंड दिया। इस अभियान से इतने घोड़े प्राप्त हुए कि बाजार में उनका मूल्य गिर गया। विद्रोहियों के प्रति बलबन ने रक्त एवं युद्ध की नीति का अवलंबन किया। इसके बाद बर्नी लिखता है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बंगाल। अब बंगाल देखते हैं। 1254 में बंगाल अरसला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। 1265 में नायब बलबन ने, भाई 1255 में क्या था, बलबन नायब था, उप सुल्तान था, ने अपने दास युजबेक को लखनौती का सूबेदार बनाकर भेजा। यद्यपि उड़ीसा के विरुद्ध वह सफल नहीं रहा, परंतु राधा दक्षिण बंगाल जीत कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने यहाँ पर तातार खान को हटाकर तुगरिल खां को इख्तियार बनाया। 1275 में तुगरिल खां ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी ग्रहण कर विद्रोह कर दिया। तुगरिल खां बलबन का दास था और उसका विद्रोह किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बलबन के काल के जो सुल्तान दास थे, दास का प्रथम विद्रोह माना जाता है तुगरिल के विद्रोह को। बलबन ने अवध के इख्तियार अमीन खां को विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन यह मारा गया, परास्त हो गया।
बलबन ने अमीन खां, जिसका मूल नाम एतगीन या अल्पतगीन मूस दराज था, लंबे बालों वाला था, को कहा, जिसे इशामी ने तुरामती कहा है, को मरवाकर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। उसको मरवाकर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। उसके पश्चात बहादुर की बंगाल में नियुक्ति हुई। बलबन बहादुर को मृत्युदंड देना चाहता था, परंतु बहादुर के नियमित्रों ने उसकी युद्ध में वीरता का प्रमाण देकर उसे बचा लिया। बलबन बहादुर को दरबार से निर्वासित करके ही संतुष्ट हो गया। अंत में 80 साल की उम्र में अपने पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर बलबन ने स्वयं 1280-81 में बंगाल अभियान किया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बाद में को बताया नहीं। इसी समय उसने दिल्ली का नायब गीबत अपने मित्र कोतवाल फखरुद्दीन को बनाया। नायब गीबत अपने मित्र कोतवाल फखरुद्दीन को बनाया, उसे दिल्ली का चार्ज सौंपा था। जब बलबन 3 वर्ष पश्चात बंगाल अभियान से वापस लाया तो उसने फखरुद्दीन को भाई का और उसे वह पोशाक जो उसने पहन रखी थी, युद्ध के वापस आने पर पहन रखी थी, उसे उसको पहना दी, प्रदान की, इसे वह पहने था। बलबन के आने की खबर सुनकर तुगरिल जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में भाग गया और छुप गया। बलबन के सिपाही शेर अंदाज ने तुगरिल को खोजा। मुकद्दर एम अली ने उसे मार दिया। बरनी के अनुसार बलबन ने मुकद्दर को तुगरिल कश यानी कि तुगरिल को मारने की बदली दी। किसको? मुकद्दर को। तो वहीं इशामी अली की उपाधि तुगरिल कश बताता है। इस अभियान में बलबन को कुल 3 वर्ष लगे। उसने बुगरा खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया। इसी समय क्या हुआ? इसी समय बलबन ने बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद, दोस्तों बुगरा खां कौन था? इसका बेटा था। तो इसी समय कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसने बुगरा खां को सलाह दी कि वह दिल्ली के शासन के प्रति ईमानदार रहे। कैसे रहे? ईमानदार रहे। उसने चाहे दिल्ली के शासन का अधिकारी किसी अन्य वंश का हो, क्योंकि दिल्ली का कोई शासक केवल अपनी लगाम हिलाकर ही लखनऊ पर विजय प्राप्त कर सकता है। यद्यपि बलबन पक्का साम्राज्यवादी शासक था, फिर भी उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के मजबूतीकरण पर बल दिया। क्योंकि दोस्तों उस समय आंतरिक और बाह्य आक्रमण का खतरा था। आंतरिक विद्रोह का खतरा और बाहरी मंगलों का खतरा था। क्योंकि उसका मानना था कि जब तक अपना राज्य असुरक्षित है तब तक विदेशी भूमि पर आक्रमण करने की अपेक्षा अपने ही राज्य में शांति और व्यवस्था एवं अपनी शक्ति को मजबूत करना अधिक श्रेष्ठ है। उसका मत था कि नई जीतें हार का कारण बनेंगी, क्योंकि दोस्तों उनको नियंत्रित नहीं किया जाता जब तक हमारा खुद का मकान मजबूत नहीं है। ठीक है। बलबन के अनुसार मैं मंगोलों की शक्तिशाली सेना का सामना करूंगा, साथ ही यदि कभी अवसर मिला तो शेष हिंदुस्तान पर अधिकार करूंगा और अपने सीमाओं का विस्तार करूंगा। महत्वपूर्ण है कि बलबन का
संपूर्ण काल आंतरिक, याद रखिएगा, आंतरिक संगठन का काल है, साम्राज्य विस्तार का नहीं। बलबन, विद्रोहियों के प्रति बलबन की नीति रक्त एवं युद्ध की नीति थी, वही मंगोलों के प्रति उसकी नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नरक कहते थे। सल्तनत युग में इसे विद्रोहों का नगर कहा गया है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। किसको? बंगाल को। बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया था। इल्तुतमिश एवं बलबन दोनों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना बसैयत घोषित किया। उसके बसैया को बर्नी, ये इंपोर्टेंट है, बर्नी ने संकलित किया था। बसाया संकलित करना फारस की परंपरा थी। मंगोल, आरंभ में उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। ठीक है। बलबन की मंगोल नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। बलबन पहला सुल्तान था जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की किलेबंदी कर दी ताकि मंगोलों का आक्रमण कम हो। 1270 में वह स्वयं इस क्षेत्र में आया। उसने लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर किलों का प्रमुख मोहम्मद खां को तथा सनम, समाना, उच्च के किलों का प्रमुख बुगरा खां को बनाया। बलबन के उत्तराधिकारियों के शासन काल में अंतिम मंगोल आक्रमण 1288 में तरम खान का हुआ था। तरमन खान का। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद खां दोस्तों, मोहम्मद खां कौन था? इसका बेटा था। किसका बेटा? बलबन का बेटा, जो उपाधि का आन मलिक खान शहीद मृत्यु प्रांत यह उपाधि बलबन ने उसे दी थी। मोहम्मद खां बलबन का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था और बलबन द्वारा घोषित उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है। उसी के संरक्षण में सर्वप्रथम अमीर खुसरो तूते हिंद एवं अमीर हसन देहलवी भारत का शेख सादी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। दोनों सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने जो अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी, यानी कि लिखना शुरू किया था। मोहम्मद खां ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी भारत बुलाया, लेकिन वह नहीं आ पाए। वह मुल्तान में शेख सादी के लिए खानकाह बनवाना चाहता था। सूफी सदुद्दीन आरिफ ने मोहम्मद खां को बता दिया कि उसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो जाएगी। यही हुआ और वह मंगोल तमर से लड़ते हुए 1286 में मर गया। ठीक है। बर्नी के अनुसार एक वर्ष बाद 1287 में पुत्र वियोग में बलबन की मृत्यु हो गई। इशामी के अनुसार चूंकि बलबन, दोस्तों एक कहानी घटती है, चूंकि बलबन ने एक बुढ़िया के एकमात्र पुत्र को अकारण बिना किसी कारण के मृत्युदंड दे दिया था। वह बुढ़िया डेली महल के सामने आती और उसको कोसती थी। और दोस्तों कहते हैं जब बलबन के बेटे महमूद खां की मृत्यु हो गई तब उसे उस बुढ़िया को नहीं देखा गया। ठीक है। वह बुढ़िया प्रत्येक रात राजमहल के सामने आती और सुल्तान के लिए दैवी प्रकोप की प्रार्थना करती थी। खाने शहीद की मृत्यु के बाद
वह कभी राजमहल के इर्द गिर्द नहीं देखी गई। ठीक है, देखो दोस्तों, बलबन ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि बलबन ने लाल महल बनवाया दिल्ली में, बलबन का मकबरा बनवाया दिल्ली में। ठीक है, ये दोनों इसके महत्वपूर्ण इमारत थी। बलबन का मकबरा है ये। ठीक है दोस्तों, बलबन का मकबरा, हेरिटेज हट। ये लाल महल है। ये क्या है दोस्तों? लाल महल। देखो, रिच पास्ट, खुशकी लाल या लाल महल वाज बिल्ट बाई गयासुद्दीन बलबन इन 1245। अरब ट्रेवलर इब्न बतूता लिव्ड इन इट इन 14th सेंचुरी, यानी कि 14वीं शताब्दी में वो इसमें रहा था। लाल महल फिगर इन द हेरिटेज लिस्ट ऑफ MCD। जो दिल्ली की जो इमारत है, जो दिल्ली की जो MCD है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इन टैक्स दिल्ली चैप्टर एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन टैक्स ग्रेडेड इन ए कैटेगरी आर्किटेक्चर। ठीक है, ये डैमेज हो चुका है, वैसे आप देख पा रहे हो डैमेज है ये। ठीक है, ये भी दोस्तों लाल महल है। लाल महल सल्तनत कालीन स्थापत्य संरचनाएं। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में है। निर्माता कौन है? इब्राहिम शाह सरकी है। लाल महल दिल्ली में है। कौन ने बनवाया? बलबन ने बनवाई। जहाँ पुराना घर दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक। अदीना मस्जिद पंडुआ में है, सिकंदर शाह ने बनवाई। हौज खास बदायूं में है, ये बनवाई इल्तुतमिश ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लाया उसको। अब पढ़ते हैं बलबन का राजत्व दोस्तों, क्योंकि बलबन का जो राजत्व था वो बड़ा खतरनाक था। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तानाशाही था ये। ठीक है, निरंकुश शासन किया इसने लाल महल में। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बलबन का राजत्व। ठीक है, बलबन ने राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु चालीसा का दमन कर दिया। ठीक है, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु संभवत वैदास्त से मुक्त नहीं था, इसलिए भी राजत्व का प्रतिपादन करना जरूरी था। उसके बसैया या बसाया को बर्नी ने संकलित किया। बसाया में बलबन ने अपने पुत्रों मोहम्मद एवं महमूद को सम्मिलित किया है। बलबन का राजत्व ईरानी विचारों पर आधारित था। ईरानी या फारसी। वह सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, विचार किया है। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी महोदय के अनुसार बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। अपने सरदारों को इसके माध्यम से बलबन बताता है कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूँ। मैं नियाबत खुदाई पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या दोस्तों? नियाबत खुदाई का मतलब है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एवं जिल्ले लाई ईश्वर की प्रति छाया हूँ। उसके अनुसार राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। बलबन का मत था कि राजा का हृदय ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार है। उसका हृदय क्रांति का भंडार है। इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। अपने
रायत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए उसने क्या किया? दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या किया? उसने दंत कथाओं में मशहूर, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहीं से सवाल आता है, दंत कथाओं में मशहूर ईरानी बादशाह अफरासियाब को अपना वंशज बताया। बलबन ने संजर इस्लाम का नायक को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। और क्या किया? उसने अपने दरबार का गठन फारसी सिस्टम पर किया। और क्या किया? गैर इस्लामिक प्रथाओं जो कि ईरानी मूल की थी, सिजदा, सिर झुकाना, पैबोश, पैरों को चूमना, सुल्तान के पांव चूमना की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। और क्या किया? सर्वप्रथम उसी ने ईरानी त्योहार नैरोज, सूर्य पूजा शुरू की, जो 19 दिनों तक चलती थी, 19 दिनों तक। बलबन ने शराब त्याग दी, सामाजिक सभाओं में नृत्य, नाचना, गाना, संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दरबारियों को विशेष वस्त्र, ड्रेस कोड ही धारण करके दरबार में आने की आज्ञा दी गई। दरबार में हंसी मजाक बंद करवा दिया। उसके निजी सेवकों ने भी कभी उसे शाही पोशाक, मोजे एवं मुकुट के बिना नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं, और क्या किया उसने? रक्त की शुद्धता एवं कुल की उच्चता पर बल दिया, तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया और स्वयं को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बलबन ने मलिक उत तुजार व्यापारियों का प्रधान फक्र बाबरी से नहीं मिला और अमरोहा के ख्वाजा पद पर कमाल मैयार की नियुक्ति स्वीकार कर दी। बलबन कहता भी है, जब मैं किसी नीच कुल में पैदा किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे दोस्तों नथुड़े फड़कने लगते हैं, मेरी आंखों में खुजली होने लगती है और मेरा हाथ ऑटोमेटिक तलवार पर चला जाता है। वो कहता है, जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और गुस्से में मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क भारतीय मुसलमान था। दोस्तों देखो, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर एक ज्ञान की बात है कि ये वही बलबन था, ठीक है, ये वही बलबन था जब इल्तुतमिश से कह रहा है कि भाई जब आपने 99 दास खुदा के लिए ले लिए तो मुझे भी नहीं, तो 99 दास आपने अपने लिए ले लिए तो 100वें दास यानी कि मुझको, बलबन कह रहा है मुझको भी जो है खुदा के लिए रख लीजिए। मतलब एक दोस्तों कहते हैं कि भाई एक प्यासा आदमी को जब पानी मिल जाता है तो वो किसी को पानी नहीं पियाता बाद में जब कुछ बन जाता है। तो भाई यहाँ शिक्षा मिलती है कि भाई आप इसने कहते हैं कि भाई इंसान को अपने बीते हुए दिन नहीं भूलना चाहिए। भाई अगर कल वो गरीब था तो ऐसा नहीं है वो कल गरीब होगा। दोस्तों वो समय बदलता है। और देखो जब ये खुद कहते हैं इतना गरीब था, है ना, इसको भिश्ती का काम दिया गया, सबसे पहले भिश्ती पानी छिड़कने वाला काम दिया गया, इसको पानी लाने वाला। और देखो आज ये बादशाह बन गया तो क्या कहता है, मैं किसी नीच कुल में जन्मे, यानी कि देखो नीच का मतलब ये है कि मुसलमानों में नीच व्यक्ति, मुसलमानों में छोटी कास्ट वगैरह होती हैं, है ना, जैसे कि सक्का हुआ, भिश्ती हुआ। तो जो नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें चलने लगती हैं और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ती है। देखो कितना बदलाव, देखो खुद इतना गरीब था, लाचार था, गुलाम था, आज सुल्तान बन गया। तो क्या बात बता रहा है ना। दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क भारतीय मुसलमान था, परंतु उसने बलबन से स्वयं को विदेशी मुसलमान बताया। जब बलबन ने इसकी जांच कराई तो उसका स्नेह इमादुल मुल्क के प्रति बहुत कम हो गया। उसने देश के सभी प्रदेशों से
वंशावली विशेषज्ञ दिल्ली में एकत्रित किए। बलबन ने स्वयं को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि उसका मानना था कि राजत्व जब आम जनता के पास जाता है तो वह क्षीण हो जाता है। बर्न लिखता है कि अपने लगभग 40 वर्षों की कहानी और बाद साहित्य के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, संगीतकारों एवं विदूषकों से बातचीत तक नहीं की। तो बदलाव देखो इसका, कितना बड़ा सेंसर बनना है अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। और क्या किया इसने क्या किया, राज्यारोहण के पश्चात उसने अपने पुत्र एवं पोतों का नाम ईरानी परंपरा पर रखा, जैसे कि कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स। जबकि राज्यारोहण से पहले उसके जिन पुत्रों का जन्म हुआ था उनका नाम महमूद एवं मोहम्मद रखा था। बलबन के राजत्व मॉडल में न्याय भी जुड़ा था, हालांकि इसके लिए उसका दोहरा प्रयोजन था। एक तो आम जनता के लिए बीच अपनी न्यायप्रियता के माध्यम से वह मान्य होना चाहता था, दूसरे इसके माध्यम से उसने चहलगामी अमीरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। न्याय के विषय में बलबन का मत था कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह है क्रूर मनुष्य की क्रूरता को नष्ट करना, तो यह देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हों। राज्य का गौरव उस नियम पर आधारित है, ठीक है, जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न एवं उन्नतशील बन सके। बलबन अक्सर कहा करता था कि उसका मूल्यांकन देश में शांति न्याय स्थापित करने से किया जाएगा। वह न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था। उसने अपने पुत्रों तथा अधिकारियों को चेतावनी दी थी, यदि वे निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। उसके बाद में क्या किया दोस्तों, उसने चालीसा का दमन किया। जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था उसका सबसे पहले इसने दमन किया। यह खुद उसका बलबन जो है उसका खुद सदस्य था। बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया क्योंकि यही संस्था राजनीति अस्थिरता के लिए उत्तरदायी थी। चालीसा द्वारा इल्तुतमिश के बाद के 30 वर्षों में उसके वंश के 5 शासक बनाए गए और मारे गए। यह साजिश का केंद्र था और इसी के कारण सुल्तान का पद गौरवहीन था। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था और इसकी हरकतों से वाकिफ था, ठीक है। दमन इसलिए भी जरूरी था कि कहीं इसमें से कोई उसकी सत्ता को चुनौती न दे दे, इसलिए सबसे पहले क्या किया दोस्तों, उसने चालीसा का दमन किया। इनका दमन करने हेतु सर्वप्रथम उसने निम्न कोटि के तुर्कों को महत्वपूर्ण पद दिया और उनको चालीसा के समकक्ष बना दिया। हालांकि इस समय तक चालीसा के अधिकांश अमीर मृत हो चुके थे और जो भी जीवित थे उनको बलबन ने मरवा दिया। इसी कारण बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा है, जिसने अपने अमीरों की गुपचुप तरीके से क्या करा दी थी, हत्या करवा दी थी। शेर खां यह बलबन का चचेरा भाई था और उसका सबसे प्रमुख विरोधी था। यही वह चालीसा का सदस्य था जो कि मंगलों से मिला हुआ था, विभीषण था ये। बर्नी शेर खां को भारतीय सीमाओं की मंगोलों से रक्षा करने वाला वीर सेनानी कहता है। बलबन ने शेर खां को जहर देकर मरवा दिया। दोस्तों
शेर खां आपने देखा, ठीक है, शेर खां को जहर देकर मरवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मलिक बकबक 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 कर रहा है वह बदायूं का इक्तिदार था, इसने अपने दास को मारा था, इसलिए बलबन ने उसे जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। तुगरिल, यही वह चालीसा का सदस्य था जिसने स्वयं को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया। यह बलबन का एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह तुगरिल खां का हुआ। हैबात खां अवध का इक्तिदार था, बलबन ने इसको भी 500 कोड़ा लगवाया। बलबन ने उसके स्थान पर चालीसा के सदस्य अमीन खां को अवध का इक्तिदार बनाया। कुछ समय पश्चात अमीन खां को मरवाकर बलबन ने उसे अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। दोस्तों बड़े दिमाग से इसने चालीसा के सदस्यों को दमन किया। आगे बढ़ते हैं। बलबन के प्रशासनिक सुधार, ठीक है, जैसे कि पहला सुधार दीवाने अर्ज की स्थापना इसने की थी। सेनापति बलबन ने ही सबसे पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। दीवाने अर्ज का पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत था, जो कि पहले रावत अर्ज था। बलबन सेना को गतिशील बनाए रखने के लिए बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था, इसलिए वह अक्सर शिकार खेलने के बहाने अपनी सेना को रेवाड़ी हरियाणा की ओर ले जाता था। अपने पुत्र बुगरा खां को उसने परामर्श दिया कि सेना के लिए कितना भी धन खर्च करना पड़े अधिक न समझना। बलबन स्वयं अपने सेना सहित प्रतीक्षा करता था जब तक कि वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति पुल या नदी पार न कर ले। दूसरा सुधार सिख, बलबन ने ही सर्वप्रथम 1279 में जिलों के रूप में सिख का विकास किया। इसका प्रमुख सिखदार कहलाता था। सिख ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका एग्जाम में कई बार, ठीक है। इसके बाद बरीद की नियुक्ति, बलबन की सफलता का एक मुख्य आधार उसका गुप्त विभाग था। बलबन ने प्रत्येक इक्ता या सूबा में तथा जन साधारण के बीच बरीद मुख्य संवाददाता की नियुक्ति की। बलबन ने बदायूं के बरीद का वध करवा दिया, ठीक है। उसने प्रत्येक जिले में गुप्त संवाददाता की नियुक्ति की थी। वह वंशावली की पूरी जांच के पश्चात ही बड़ी सावधानी से बरीद की नियुक्ति करता था। इस विषय में उसने अपने पुत्र को भी सलाह दी कि गुप्तचरों को दरबार के निकट न आने देना, क्योंकि शासकों के पास उनकी निकटता से आज्ञाकारी व विश्वसनीय मित्र हो जाते हैं और उनका शासक पर विश्वास, जो उत्तम शासन का आधार है, नष्ट हो जाता है। चौथा सुधार साहिबे दीवान के रूप में, बलबन ने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान, प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की थी। जागीरदारी व्यवस्था, सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीरें दी जाती थी, ठीक है, वे उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशजों में के पास बनी रहती थी। बलबन को इसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था, अतः उसने 20 या 30 टन का पेंशन के बदले इक्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया। उसके इस नीति के विरोध में क्या हुआ दोस्तों? इसके इस नीति के विरोध में प्रभावित होने वाले वृद्ध एवं विधवाएं दिल्ली की सड़कों पर आ गईं। दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। बलबन ने अपने मित्र
फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल की सलाह पर इस योजना को वापस ले लिया। महत्वपूर्ण है कि बलबन के संपूर्ण काल में उसकी केवल यही एक नीति असफल रही थी। खलीफा बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेने की चर्चा करता है, लेकिन खलीफा की मृत्यु हो गई थी। अतः बलबन ने दिवंगत खलीफा मुस्तसीम की स्मृति में सिक्के जारी किए और खुतरे में उसका नाम पढ़वाया। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का मत है कि वह मुगल खाकान के लिए चुनौती था, क्योंकि उसका अर्थ था कि खलीफा की मृत्यु हो गई है किंतु खलीफा अमर रहे। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता भी दिया। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। ये देखो कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर 7वां सुधार प्रशासनिक मूल्य या मान्यताएं। बलबन ने शासन के संबंध में अपने पुत्र बुगरा खां को सलाह दी कि शासन न तो बहुत कठोर हो और न ही बड़ा उदार होना चाहिए, अपितु इनका मिश्रण हो। संतुलित आचार शासन का आदर्श वाक्य हो। बलबन का मानना था कि राज्य की अर्थव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए। उसके अनुसार राज्य को अपनी आय का आधा जो खर्च है करना चाहिए और आधी आय आपातकाल में सुरक्षा के लिए रखी जानी चाहिए। शासक को संरक्षणात्मक कानून अपनाने चाहिए और समर्थ लोगों के अत्याचार से दुर्बल व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। शासन के आदेश दृढ़ता से लागू किए जाएं और शासन के निर्णयों में बार बार परिवर्तन नहीं होने चाहिए। दोस्तों वैसे तो देखा जाए कि बड़ा समझदार भी है ना, कितनी बड़ी बड़ी बातों बोल रहा है। मृत्यु 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। उसका जनाजा कुश्के लाल महल से निकलकर उसे दारुल अमान में दफन किया गया। दोस्तों यहाँ पर बलबन की मृत्यु हो जाती है और बलबन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, दरबार जो है 2 गुटों में बट गया। कौन कौन गुट? पहला गुट दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन जो बलबन का दोस्त था, कैकुबाद को सुल्तान कहता है कि कैकुबाद सुल्तान बनेगा, और वजीर हसन दूसरा गुट था, ये कहता है कै खुसरो सुल्तान बनेगा। अब किसको बनाया गया ये देखते हैं। अब बलबन के जो उत्तराधिकारी थे उसमें शासक बनता है कैकुबाद। कौन बनता है? कैकुबाद। ये किसका समर्थक था? ये फखरुद्दीन का समर्थक था। ठीक है, कैकुबाद। उसके बाद क्यूमर्स। ठीक है, कैकुबाद देखते हैं। मूल्यांकन, बलबन का मूल्यांकन देखते हैं। बलबन की सर्वाधिक आलोचना करने वाले इतिहासकार के ए निजामी का कहना है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था, जैसे कि हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, वर्णी बताता है कि बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई। दोस्तों सर पर धूल उड़ाई कि भाई हमारे जो अन्नदाता हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है, वस्त्रों को फाड़ दिया। चालीस दिनों तक उसकी मृत्यु पर शोक मनाया गया। है भैया मर गया, हमारा बलबन मर गया। मलिक मखरुद्दीन 6 मास तक नंगी भूमि पर सोया। दोस्तों क्योंकि मलिक फखरुद्दीन का वो दोस्त था। कौन? बलबन था। नगर के व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन की भिक्षा वितरित की। ठीक है, वे कहते हैं ना श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध भोजन करते हैं जब, ठीक है, 13वीं करते हैं, 13वीं। हबीबुल्लाह महोदय ने बलबन के शासनकाल को मजबूतीकरण का युग कहा है, जिसने
खिलजियों की शासन व्यवस्था के लिए आधार तैयार किया था। मंगोलों की मार से जब मध्य एवं पश्चिमी एशिया के अधिकांश मुस्लिम राज्य मिट चुके थे, तब बलबन एवं दिल्ली सल्तनत इस्लाम के अकेले रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। उसने दिल्ली दरबार में मध्य एशिया के बहुत से निर्वासित युवराजों को शरण दी थी। बलबन को विदेशों में मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। बलबन कहता भी है, क्या कहता है, पूर्व में इस्लाम की पताका फैलाने का श्रेय उसी को है। उसने विदेशों से आए हुए विद्वान व्यक्तियों एवं सम्मानित राजपुरुषों के निवास गृह का नाम उनके देश का या वंशज के नाम पर रखा। बलबन उलेमा और संतों का सम्मान करता था। वह उनके साथ शरीयत एवं दर्शन पर विचार विमर्श भी करता था और सदैव उन्हीं के साथ भोजन करता था। कै खुसरो बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व बुगरा खां, दोस्तों ये आ चुका है एग्जाम में, क्योंकि इसका बेटा जो महमूद था वो खत्म हो गया था। बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व बुगरा खां को सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन बुगरा खां बंगाल से वापस नहीं आया। उसने मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन दिल्ली के दादबेग शहर अधिकारी निजामुद्दीन ने कै खुसरो को सुल्तान बनने ही नहीं दिया। उसने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद के हाथों कै खुसरो को मंडोली में मरवा दिया। अतः बलबन के पश्चात अगला सुल्तान मुजुद्दीन की उपाधि के साथ कैकुबाद बनता है और निजामुद्दीन उसका नायब बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं कैकुबाद की। कैकुबाद शासक बनता है, ठीक है। कैकुबाद का पालन पोषण बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था, ठीक है। लेकिन जब वह सुल्तान बना तो बलबन का दरबार, जो अपने कठिन अनुशासन एवं उदासीन वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, अब से नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में कि भाई किस गुलाम वंश के शासक के यहाँ दरबार में नर्तकी और गायकों का अखाड़ा बना था, तो था कैकुबाद। उसने यमुना नदी के तट पर कैलूगढ़ी में एक भव्य महल बनवाया और वहाँ रंगरेलियाँ के संसार में डूब गया। जब कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसी समय उसका पिता बुगरा खां सुल्तान नसरुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का सुल्तान बना। 2 वर्ष पश्चात 1289 में बुगरा खां अपने पुत्र से मिलने अवध आता है। इस भेंट का उल्लेख अमीर खुसरो ने किरान उस्सादीन में किया है। कहता है अमीर खुसरो कि पिता ने पुत्र को, तो देखो कितनी बड़ी बात है, पिता ने पुत्र को सजदा सिर झुकाकर नमस्कार किया और पैरों को चूमा। तो दोस्तों कैकुबाद जो है शर्म के मारे लज्जित हो गया और बुगरा खां के पैरों में गिर गया। यानी कि देखो, एक पिता ने अपने बेटे को जो सुल्तान था दिल्ली का सिजदा किया, पैबोस किया, तो कैकुबाद को शर्म आ गई, लज्जा हो गया। दोस्तों क्या हुआ, लज्जित होकर वह बुगरा खां अपने पिता के चरणों में गिर गया कि भाई पिताजी मुझे माफ़ कर दो। बुगरा खां ने कैकुबाद को अपने नायब से सावधान रहने को कहा। कैकुबाद दिल्ली आता है और निजामुद्दीन को मार देता है, परंतु कुछ समय के पश्चात वह लकवा ग्रस्त हो जाता है। ऐसे में
शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ नई नियुक्ति करता है। जैसे कि कुछ इतिहासकार कैलूगढ़ी का निर्माता कैकुबाद को नहीं बल्कि मिन्हाज के ने कैलूगढ़ी का उल्लेख किया है। क्यूमर्स, अब बात करते हैं क्यूमर्स की। ठीक है, 2.5 वर्षीय क्यूमर्स सुल्तान बनता है। ठीक है, क्योंकि भाई जब कैकुबाद को लकवा मार गया तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, तो 2.5 वर्षीय क्यूमर सुल्तान बनता है। उसे शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि देकर नासिरी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और इसी समय एक व्यक्ति का उद्भव होता है जिसका नाम है फिरोज खिलजी। ठीक है, फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, जहाँ पर उसका उदय होता है। फिरोज खिलजी यह इस समय समाना में उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी, बरन का राज्यपाल बनाया और आरिजे मुमालिक का पद दिया। ठीक है, सेनापति। यही फिरोज खिलजी आगे चलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मलिक कच्छ बारबक बना। ठीक है, और मलिक खुसरो सुरखा वकील-ए-दार बना। यानी कि दोस्तों देखो, ये कहानी कहाँ शुरू होती है, जब कैकुबाद को लकवा मार गया तो उसने नई नियुक्ति की। अब उसने नियुक्ति क्या की, उसने क्यूमर्स को सुल्तान बनाया, फिरोज खिलजी को आरिज मुमालिक बनाया और मलिक कच्छ को बारबक बनाया और मलिक सुरखा को क्या बनाया, वकील-ए-दार बनाया। ठीक है, आइए अब इसको भी देखते हैं। मलिक कच्छ एवं सुरखा फिरोज खिलजी को मारने की योजना बनाते हैं। ठीक है, मलिक कच्छ और सुरखा। लेकिन अहमद चप ने इस योजना का राज फिरोज खिलजी को बता दिया। फिरोज ने कच्छन एवं सुरखा का वध कर दिया और सुल्तान क्यूमर्स को उठाकर बहारपुर ले आया। यहाँ पर सुल्तान को लाने का कारण जनता का भय था, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया था और बहारपुर की ओर चल पड़ी थी। परंतु अमीर उल उमरा फखरुद्दीन कोतवाल ने उनको रोक देकर, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी कंडीशन को समझ लो। क्योंकि दोस्तों फखरुद्दीन कौन था, फखरुद्दीन बलबन का दोस्त था। उनको रोक दिया। कुछ समय पश्चात फिरोज खिलजी ने अपने समर्थक तरकेश को, याद रखिएगा, तरकेश को किलोखरी महल में भेजा। उसने कहा कि भाई तरकेश ने कैकुबाद को कैकुबाद को चादर में लपेटकर 1290 में यमुना नदी में फेंक दिया। बरनी के अनुसार कैकुबाद की मृत्यु के पश्चात तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। मुल्क तुर्कों के हाथ से निकलकर खिलजियों के हाथ में चला गया। दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की राजगद्दी पर खिलजियों का अधिकार देखकर विस्मय से भर उठे। चूंकि दिल्ली के नागरिक 80 वर्षों से तुर्क मलिकों के अंतर्गत समृद्धिपूर्ण रह रहे थे, इसलिए खिलजियों का शासन उन्हें असंभव प्रतीत होता था। इस पर इसामी का मत है, कथन है, जहाँ कहीं भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया, मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का कालीन लपेट लिया। इस तरह दिल्ली के दास वंश का पतन हुआ। बुलजले हेग के अनुसार दास वंश के सुल्तानों का शासन उतना ही न्यायसंगत
मानवतापूर्ण था, जैसा इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं का और स्पेन एवं नीदरलैंड के फिलिप द्वितीय के शासनकाल से कहीं अधिक सैनिकपूर्ण था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? ठीक है, आज के बाद दोस्तों पब्लिक मोड में डेमो क्लास थी ये। ठीक है, अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, और नेट हिस्ट्री की कोर्स भी 6 महीने का 3000 रुपये का है, 1 साल का 4 का है, और 2 साल का 5000 रुपये का कोर्स है। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं आप। हमारा नंबर है 8218345167। ठीक है दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताइएगा दोस्तों आप इसमें क्या बदलाव करना चाहते हैं। देखो थ्योरी है, थ्योरी बिल्कुल डीपली थ्योरी है, ऐसा नहीं है भाई मैंने मोटा मोटा बता दिया हो, सब चीज़ A to Z मैंने बताया है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, गुलाम वंश का टेस्ट करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।